हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 4। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, आप वो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। आज के इस मॉक टेस्ट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट कम्प्लीटली बेस्ड है आपके DSEU एग्ज़ाम जो हुआ था उसके पैटर्न पर कम्प्लीटली बेस्ड है। क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आपके DSEU एग्ज़ाम में जो आए थे उससे थोड़ा सा अप लेवल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल मैंने रखा है एज़ कम्पेयर टू जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 22 मार्च को। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का वीडियो जो कि होगा DSEU मॉक टेस्ट 4 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन हैविंग द रेडियस इन द रेशियो दिस एंड हाइट इन द रेशियो दिस। तो हमें रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है अपना, तो ये आपको पता होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर रेडियस और हाइट दोनों की अलग अलग है, ठीक है, यहाँ R1 H1 R2 और H2। अब देखिए यहाँ से हम रेशियो निकालना है तो कांस्टेंट नंबर को कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर H1 और R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। अच्छा, R1 का स्क्वायर, तो R1 क्या है अपना, रेडियस है किसका, सिलेंडर का। तो रेडियस क्या दिया है सिलेंडर का, ये दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन हैविंग द रेडियस इन द रेशियो 11:7। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन हैविंग द रेडियस इन द रेशियो 11:7। तो हमें रेडियस क्या दी हुई है 11, तो 11 लिख लेते हैं। और R का स्क्वायर होता है तो R का स्क्वायर भी लिख लेते हैं यहाँ पर 11 इंटू 11, ठीक है। तो मैं ज़रा नीचे लिख कर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना 3 और यहाँ पर है 11 इंटू 11 R1 का स्क्वायर और H1। तो जो अपना सिलेंडर है उसकी हाइट क्या है, तो हाइट दी है 7, ठीक है। तो हाइट भी रख देते हैं यहाँ पर कितनी, 7। फिर वहीं पर जो कोन है उस कोन की हमें क्या दी हुई है, कोन की अपने को रेडियस दी है कितनी, 7। R2 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू में 7 इंटू में H2 कितना दिया है, यानी कि कोन का हाइट कितना है 11, ठीक है। इसका रेशियो निकाल लेते हैं तो 11:7 और 11:7 कैंसिल हो जाएगा। 3 को 11 से इंटू करेंगे 33 और नीचे है 7। 33/7, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। 33/7 ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेयर्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सिलेंडर हैविंग द रेडियस 66 सेंटीमीटर एंड हाइट दिस। तो एक सिलेंडर से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, एक सिलेंडर को मेल्ट कर कर रिकास्ट कर रहे हैं उसको एक स्फेयर में। तो जब कभी भी किसी एक फिगर को रिकास्ट किया जाता है किसी दूसरे फिगर में तो वहाँ पर हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ये क्लास 10th का एक कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 13 में। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो क्या होगा आपका, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना दिया, रेडियस 66 है तो 66 इंटू में 66, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच हाइट दी है 27, ठीक है। और बराबर है, हमें बताना है कि इसको पिघलाकर जब ये स्फेयर बनाया जाएगा तो कितने स्फेयर बन जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ n स्फेयर्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। n और इसका वॉल्यूम बराबर स्फेयर का वॉल्यूम। स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता होगा, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कितना है स्फेयर का, 4, यानी कि 4 का क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा अपना। इसके अलावा जो ये 3 है, 3 को इस तरफ ले आते हैं ऊपर आ जाएगा और 4 की पावर 4 को नीचे ले आते हैं। तो ये सिंपली कैसे हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा अपने पास
66 इंटू 66 इंटू 27 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, और यहाँ इंटू में ऊपर 3 भी आ जाएगा, ठीक है, जब इस तरफ ले आएंगे। और ये ऊपर क्या है, 4 की पावर 4, यानी कि 4 बार लिखा हुआ है, ठीक है, 4 को हमने लिख दिया 4 बार। और ये बराबर है नंबर ऑफ स्फेयर्स के। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेयर्स बताने कि कितने निकल जाएंगे इसमें से स्फेयर्स, ठीक है, कितने स्फेयर्स बन सकते हैं, वो मैक्सिमम नंबर बताना है। तो काट देते हैं भाई, ये 2 पर कटेगा, ये 33 पर, अगेन ये 33 पर, ये 2 पर, और इसके अलावा और कुछ हम इसमें कैंसिल नहीं कर सकते ना। तो 33 इंटू 33, तो ये हो जाता है आपका 33 का स्क्वायर होता है 1089, ठीक है, और इंटू में 27 इंटू में 3 हो जाएगा 81, और डिवाइड में क्या लिखा है, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपका आंसर लगभग एन का वैल्यू 1378 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेयर्स बन सकते हैं ना, वो यही हो जाएंगे 1378। जो पॉइंट करके कुछ आएगा उससे हम प्रॉपर एक स्फेयर नहीं बना पाएंगे। तो जो अपना करेक्ट आंसर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेयर्स कितने आ जाएंगे, 1378। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है डी, ठीक है। तो डी क्या इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेयर्स कितने हैं, 1378 हम इससे बना सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्टैट से रिलेटेड है। यहाँ पर पहली बात तो आप एक चीज़, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 2005 यहाँ पर नहीं आएगा। ये एक्चुअली में व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन वीट प्रोडक्शन फ्रॉम 2006 टू 2007, ठीक है, 2006 टू 2007 की बात की गई है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 2006 से 2007 में वीट प्रोडक्शन में कितनी परसेंटेज का डिक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए 2006 ये रहा, ये थोड़ा सा फोटो ब्लर है, तो मैं अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, ये 60 दे रखा है ये, ठीक है, और ये वाली जो अपना बार है वो है 50, ठीक है, 60 से 50 हो रहा है, ठीक। 2006 में 60,000 टन था और 2007 में 50,000 टन है। तो कितनी का डिक्रीमेंट हुआ 2006 से 2007 का, 60 में से 50 गया 10, ठीक है, 10 का डिक्रीमेंट हो रहा है। और ये 10 किस पर कम हो रहा है, 60 पर, क्योंकि पहले 2006 में 60 था, और इनटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 1/6 इंटू में 100, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, आपको ये फ्रैक्शन के वैल्यूज़ याद होने चाहिए। 1/6 इंटू 100 होता है आपका 16.6, ठीक है। तो जब आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर लगभग ये मिलेगा 16.666, है ना। तो यानी कि इतनी परसेंटेज का डिक्रीमेंट हुआ है। तो आप इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16.666% की क्या हुई है, डिक्रीमेंट हुई है वीट प्रोडक्शन में। देन क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, नीलाक्षी started a work and do that work alone for 15 days and left the 50% of the work, ठीक है। यानी कि 15 दिनों तक नीलाक्षी ने काम किया और 50% काम छोड़ दिया। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि नीलाक्षी ने 15 दिनों में 50% काम किया, तो 100% काम कितने दिनों में करेगी, 30 दिनों में, ठीक है। इसके बाद बोला है ये जो काम छोड़ दिया 50%, इसको कानपुरिया ने किया। इफ़ कानपुरिया कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, यदि इसने 20 दिनों में इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया, यानी कि 20 दिनों में 50% काम को कंप्लीट किया, तो 40 दिनों में ये पूरा काम कर लेगी, है ना। यानी कि जो ये आपकी नीलाक्षी है वो 30 दिनों में पूरा काम करती है, कानपुरिया 40 दिनों में पूरा काम करती है। तो दोनों मिलकर, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा क्या, अपना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा। 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है, 120। अच्छा, तो नीलाक्षी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, नीलाक्षी की एफिशिएंसी 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एफिशिएंसी आ जाएगी, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 और 3 मिलाकर 7। अब इन्होंने बोला then find the time taken by Nilakshi and Kanpuriya together to complete 87.5% of the same work, यानी कि अगर ये दोनों मिलकर काम करने लगती हैं तो बताएं कि 87.5% काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा 100% काम नहीं कराना, हमें सिर्फ 87.5% काम कराना है। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 120, लेकिन हमें 120 काम नहीं कराना, हमें कराना है 87.5%।
तो 87.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है। अच्छा, अब तो ये दोनों मिलकर टोटल काम कितना करती हैं? 7 यूनिट करती हैं दोनों। कितने दिन में? एक दिन में 7 यूनिट काम करती हैं। तो इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं टोटल काम को। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए 120 6 पर कटेगा, 20 से काटेंगे तो ये 5 पर कटेगा। देन 5 से इसको अगेन काट देते हैं। 5 एकम 5, 3 इधर गया, 5 सत्ते 35, बचा 2, 2 इधर गया, पॉइंट लगाकर 5 5 ज़ा 25। देन 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 2 ज़ा, पॉइंट का पॉइंट, एंड 3 इधर गया तो 2.5। तो 6 इंटू में 2.5, यानी कि 6 को अगर 2.5 से इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा? 15, है ना। 6 गुणा में 2.5 कितना होता है? 15। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? 15 डेज। ओके, सो इसका आंसर अपना 15 डेज है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है वानी एंड रानी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। सो वानी प्लस में रानी, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिनों में। ठीक है। एंड वानी रानी एंड रोहित, वानी रानी एंड रोनित, ठीक है, रोनित, ये किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? तो ये तीनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं ये 18 डेज में। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इन दोनों का 24 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 72। सो 24 से अगर मैं 72 को डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा 3 एफिशिएंसी। 18 से इसको डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा 4 एफिशिएंसी। यानी कि वानी और रानी की दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो वानी और रानी यानी कि यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3, प्लस में रोनित की एफिशिएंसी, और ये टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी आ रही है? ये आ रही है 4। तो रोनित की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 में से 3 को माइनस करेंगे, यानी कि 1 एफिशिएंसी हो गई रोनित की। अब रोनित मतलब एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना है? 72। तो अगर एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 72 यूनिट कितने? 72 दिनों में करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 72 डेज। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स हैविंग द डायमीटर दिस एंड दिस। तो डायमीटर ये दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस यहाँ से 16, यहाँ से 12। ठीक है, ये R1 बोल लेते हैं या R2 बोल लेते हैं। अब इन्होंने बोला है हमें निकालना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स। तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, जब रेशियो निकालेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा एक दूसरे से। सो बेसिकली हमें R1 का क्यूब अपॉन R2 के क्यूब का रेशियो निकालना है। सो R1 कितना है? 16, R2 कितना है? 12, यानी कि 16 का क्यूब डिवाइड बाय 12 का क्यूब। 16 और यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, सभी को काटेंगे तो ये 4 पर कटेगा, ये भी 4 पर और ये भी 4 पर। नीचे सभी 3 पर, ये 3 पर, ये 3 पर। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27। तो आंसर क्या आ जाएगा? 64/27, यानी कि ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। इफ एरिया ऑफ ट्रपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर दिस। तो ट्रपेजियम क्या होता है? ट्रपेजियम कुछ इस तरह का शेप होता है। ठीक है, ये होता है अपना ट्रपेजियम। इसमें बोला गया साइड्स क्या दी हैं? पैरेलल साइड्स 20 और 12। तो ये 20 है, सॉरी ये 20 नहीं होगी क्योंकि 20 बड़ी है, तो बड़ी साइड कौन सी इसमें? ये, तो ये होगी 20 और ये है 12। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, ट्रपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों वो हैं। और बोला गया डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 16, यानी कि इन दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना है? 16 है। तो हमें बोला है इसका एरिया, यानी कि ट्रपेजियम का एरिया किसके बराबर है? ये एक स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू में साइड, यानी कि ए का स्क्वायर, अगर साइड ए है तो। अच्छा, ट्रपेजियम का एरिया आपको याद होना चाहिए, तो वो क्या होता है? 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 1/2 को गुणा करना है हमें इन दोनों पैरेलल साइड समांतर भुजाओं के को जमा करके, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 16 उससे गुणा करके, यानी कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी? 20 और 12 हो जाएगा आपका 32। ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है? 16, ये बराबर है ए स्क्वायर के। तो 2 से 32 को काट देते, 16 पर कटेगा, यानी कि 16 का स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16, यानी कि जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर।
तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया है एन इंटीजर इज 96 मोर देन इट्स 1/5 पार्ट, द इंटीजर इज। तो एक इंटीजर है जो कि अपने से 96 ज़्यादा है अपने फिफ्थ पार्ट से। तो मान लेते हैं अगर इंटीजर x है तो इंटीजर जो है वो 96 ज़्यादा है, 96 ज़्यादा है किससे, अपने फिफ्थ पार्ट से, 1/5। तो x का 1/5 होगा x/5। x/5 को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस में x/5, ये बराबर आ जाएगा 96 के। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 4x अपॉन में 5 बराबर 96। एंड नाउ 4 से हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो कितने पर कटेगा, 24 पर, और 5 को उधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 इंटू में 5 दैट इज 120, यानी कि 120 क्या आ गया, वो इंटीजर आ गया जिसका 1/5 में अगर हम कितना ऐड कर देते हैं, 96 ज़्यादा है। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है मिक्सचर का क्वेश्चन। इसमें बोला है 270 ml मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, 270 मिक्सचर है, 270 ml, और इसमें रेशियो किसका दिया है, कोक और पेप्सी का मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, कोक और पेप्सी का, ये कोक है और यहाँ पर पेप्सी है, और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4, यानी कि कोक 5 यूनिट है, पेप्सी 4 यूनिट है। तो टोटल मिलाकर कितने यूनिट है, 9 यूनिट, और टोटल मिक्सचर कितना है, 270 यूनिट, यानी कि 9 रेशियो का वैल्यू 270 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 30 से अगर 5 को इंटू कर दूं तो 150, और 4 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 120, यानी कि 270 मिलीलीटर मिक्सचर में 150 मिलीलीटर कोक है और 120 मिलीलीटर क्या है आपका, ये है पेप्सी। ठीक है, ओके। सो अब इसमें इन्होंने बोला है कि अगर हम इस मिक्सचर में 25 ml पेप्सी मिला दें और 20 ml कोक मिला दें तो नया रेशो क्या मिलेगा, यानी कि 20 ml हम इसमें कोक डाल रहे हैं, 25 ml क्या डाल रहे हैं, पेप्सी डाल रहे हैं। तो 20 ml अगर हमने कोक डाल दिया तो 20 इसमें ऐड हो जाएगा, 25 ml अगर पेप्सी इसमें डाल दिया तो इसमें ऐड हो जाएगा। सो ये 150 और 20 हो जाएगा 170, है ना, और इसका ये रेशियो निकालना है, 120 और 25 कितना हो जाएगा, 145। ठीक है, अच्छा अब इसको काट देते हैं, 5 से काट देते हैं तो ये कट जाएगा, 5 3 15 और ये 34 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 29 आ जाएगा। तो 34:29, यानी कि 34:29 क्या है अपना रेशो आएगा फाइनल न्यू मिक्सचर में। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, 34:29। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th में नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन है, प्योर 10th क्लास का एक फॉर्मूला है मैथ्स का, फर्स्ट चैप्टर का, रियल नंबर से, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर्स दिए गए हैं जिनका रेशियो है और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, n1 इंटू में n2, यानी कि नंबर 1 इंटू में नंबर 2 बराबर होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ के। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स नहीं दिए बल्कि उनका रेशो दे दिया 3 और 4। तो अगर रेशो 3 और 4 है तो नंबर्स मान लेते हैं क्या, 3x और 4x। ठीक है, 3x और 4x अगर नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर, और ये हमें दिया है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 2700। सो 2700 रख दिया। सो 3 4 जा 12x² हो जाएगा, ये 12x² बराबर 2700। देन 12 को इसके नीचे ले आते हैं और यहाँ से अपने को मिल जाएगा कितना, यहाँ से 12 को हटा दिया, 12 आ गया इसके नीचे। इसको 3 से काट लेते हैं, 3 से इसको काटा तो ये 900 पर कट जाएगा, 12 को 3 से काटेंगे 4 पर कट जाएगा, और ये बराबर है x² के। तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट लग जाएगा। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ओवर 900 अपॉन में 4, और 900 होता है 30 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 से काट देते हैं इसको, 15 पर कटेगा। सो x का वैल्यू अपना आ गया 15। तो हमें अब आसानी से नंबर पता चल सकते हैं, हमने नंबर क्या माने थे, 3x और 4x, तो 15 से गुणा कर देते हैं तीन दोनों नंबर को, हमें नंबर पता चल जाएंगे। तो पहला नंबर आ जाएगा 15 गुणा 3 45, और दूसरा नंबर आ जाएगा 15 चौके 60।
ठीक है, दोनों नंबर पता चल गया। इनका सम पूछा है तो सम निकाल देते हैं। 45 प्लस में 60 होता है 105। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था कि दोनों नंबर का सम क्या होगा, तो सम क्या आ चुका है 105, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इफ द रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस टू कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ब्लैंकेट इज 4/3। ठीक है, दया गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% बट स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 150। तो देखिए रेशियो ऑफ मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है, तो मार्क प्राइस, ठीक है, एमपी और सीपी क्या रेशियो है, ये 4 है और ये 3 है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ रेशियो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। मैं मान लेता हूँ एम पी 400 था और सी पी कितना था 300। ठीक है, ये 400 था और ये 300 था। अब इन्होंने क्या बोला, दया गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%, यानी कि 12.5% का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एम पी पर दिया जाता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। ठीक है, 12.5% जब आप निकालेंगे तो ये आता है 1/8। तो यानी कि इतना डिस्काउंट दे दिया, तो इतना डिस्काउंट दे दिया, यानी कि अगर मैं 400 का 1/8 निकालूं, 400 का 1/8 तो ये कट जाएगा 50 पर, यानी कि कितना आ गया 50। इसका मतलब 400 रुपये की चीज़ पर 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 350 रुपये में बेच दी। और सीपी कितना था 300 रुपये, तो प्रॉफिट यहाँ से कितना हो रहा है, 300 रुपये की चीज़ 350 में बेच दी अगर, तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का। ठीक है, 50 का। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि बट स्टिल अर्न से प्रॉफिट ऑफ ₹150। यहाँ से हमने निकाला 50 का प्रॉफिट और यहाँ से आ रहा है 150 का प्रॉफिट, क्योंकि ये हम मान कर चल रहे थे लेट करके, है ना, तो इसलिए यहाँ से क्या मतलब होगा कि 50 प्रॉफिट बराबर है 150 प्रॉफिट के। तो यहाँ से क्या मतलब है कि एक प्रॉफिट किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। ठीक है, एक प्रॉफिट 3 यूनिट के बराबर है। तो अगर एक प्रॉफिट 3 यूनिट के बराबर है, अब हम आसानी से यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एम पी और सी पी निकाल देंगे, इन दोनों को 3 से गुणा करके। तो एम पी कितना आ जाएगा 400 गुणा में 3, सी पी कितना आ जाएगा 300 गुणा में 3। ठीक है, तो एम पी क्या हो जाएगा अपना, सो एम पी आ जाएगा अपना 400 गुणा में 3 यानी कि 1200। और सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हो जाएगा 300 गुणा में 3 यानी कि 900। ठीक है, अब इन्होंने हमसे बोला था क्या कि इफ दया वांट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% देन फाइंड द डिस्काउंट टू बी गिवन बाय हिम। यानी कि दया 20% का क्या लेना चाहता है, प्रॉफिट लेना चाहता है। और प्रॉफिट किस पर मिलता है, सीपी पर। तो अगर 900 का मैं 20% निकाल लूँ, ठीक है, 20% 900 का कितना होता है, यानी कि 1/5। सो 900 का 1/5 कितना होगा, इसको अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 180 पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 900 रुपये की चीज़ पर वो 180 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि बेचेगा कितने का फिर वो, अगर 900 रुपये की चीज़ पर 180 का प्रॉफिट कमाना है तो 1080 रुपये में ऑब्वियस सी बात है वो उस चीज़ को बेच देगा। ठीक है, तो 1080 रुपये में अगर वो उस आर्टिकल को बेच रहा है और एम पी कितना था 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 में से अगर मैं 1800 ये 1080 को माइनस करूं तो कितना आ गया 120। तो 120 रुपये का उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, और यही चीज़ हमें निकालनी थी कि कितना डिस्काउंट देना चाहिए उसको अगर उसे 20% का लाभ कमाना है। तो 120 रुपये का डिस्काउंट देगा वो 1200 रुपये पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, 120 क्या अपना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय स्मृति मंदाना इन फर्स्ट 2 मैचेस इज 145। तो स्मृति मंदाना के द्वारा 2 मैचों में जो एवरेज है वो कितना है 145। ठीक है, तो अगर मैं दोनों मैचों का जो रन्स बनाए गए उनका सम निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा, टोटल सम डिवाइड बाय 2 बराबर है 145। ऐसे ही होता है कि जितने भी रन्स बनाए उन सभी को ऊपर ऐड कर दो, जितने इनिंग्स खेली उनको नीचे लिख दो और एवरेज आता है बराबर में। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल रन्स कितने आ जाएंगे दो मैचों के, दो को अगर मैं गुणा कर दूं 145 से तो ये आ जाएगा 290। ठीक है, सो ओके, ये कितना हो जाएगा अपना 290। अच्छा 290 अगर ये हो चुका है तो इसके बाद ये मिल गया हमें, यानी कि 2 मैचों में जितने टोटल रन्स बनाए 290। अब इसके बाद बोला है इन द थर्ड मैच शी स्कोर्ड सम रन्स सच दैट हर एवरेज रन्स नाउ बिकम 130, यानी कि अब एवरेज 130 हो जाता है। कब, जब थर्ड मैच खेलने के बाद।
तो मान लेते हैं अगर थर्ड मैच में उन्होंने एक्स रन बनाए है ना, तो ये टोटल रन्स थे कितने, 2 मैचेस के, उसमें एक्स रन्स और जोड़ देते हैं तीसरे मैच के, इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, ये आ जाता है एवरेज 3 मैचों का, और ये किसके बराबर है, 130 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे मालूम है क्या कि ये जो अपना समीशन है, समीशन का वैल्यू कितना आया था 290, तो रख देते हैं 290 प्लस में एक्स बराबर है, ये जो 3 है इसको गुणा करा लेते हैं, 13 को 130 को 3 से गुणा कराएंगे 390, ठीक है, और इस 290 को वहाँ पर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो 390 में से 290 जाएगा तो 100 बच जाएगा। सो ये रन्स आ गए जो कि थर्ड मैच में स्कोर किए गए, और हमें यही बताना था क्या, हमें बताना था कि नंबर ऑफ बेसिकली रन्स स्कोर्ड इन थर्ड मैच, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो ये पूछा था कि फाइंड द रन्स स्कोर्ड इन थर्ड मैच, तो कितने रन्स बनाए, 100 रन्स, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 13, अगेन नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट पूछा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ये पूरे नंबर को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट पूछा है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर हमारा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर यूनिट डिजिट है 1 और इस पूरे का स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। यहाँ लिखा है यूनिट डिजिट पर 2 और 2 का क्या है पूरे का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में तीसरे नंबर में यूनिट डिजिट है 3 और उसका स्क्वायर लगाए तो 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 + 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, ठीक है, तो 14 आ गया। 14 में यूनिट डिजिट कितना है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। इसी तरह का और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो आपको सिंपली यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करना है, क्यूब दिया है तो क्यूब करना होता है, ठीक है। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, इसमें सिंप्लीफाई करके हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दिया है 127 इंटू में 98, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो देखो मल्टीप्लाई अगर मैं ऐसे करूँ तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आसान तरीका क्या है, 127 को 98 से ना करके डायरेक्ट मैं 100 से कर देता हूँ, तो 127 और 2 0, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब 98 है तो हमने 2 बार ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया 127 को, तो 127 को 2 बार घटा देते हैं इसमें से, 127 का 2 गुना होता है 254, तो इसमें से 254 हम अगर निकाल देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया कितना 4, एंड ये 2 और ये 1, तो 12,446 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। फिर माइनस में क्या लिखा है 50/5, 50/5 का मतलब होता है 10, और फिर प्लस में लिखा है √256 इंटू में 10, तो 256 का रूट क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि √256 क्या हो जाएगा 16, और 16 इंटू में 10 लिखा है यानी कि 160, और ये सभी चीज़ किसके बराबर है, तो ये चल रहा है अपना 7 इंटू में जो हमें निकालना है, ठीक है, तो जो हमें निकालना है उसको x मान लेता हूँ, और माइनस में लिखा है 2209, है ना। सो अब सिंपली इसको बस सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा अपना 12,446 और 160 जमा करते हैं, तो ये हो जाएगा 12,546 और 60 जमा कर देंगे 12,606, और उसमें से 10 घटा देंगे तो 12,596, है ना, 12,596 आ जाएगा आंसर यहाँ से। और ये वाला माइनस का 2209 को दोबारा यहाँ पर ले आते हैं तो प्लस कर देंगे, तो प्लस करके लिख लेते हैं 2209, है ना, इसको जमा कर लेते हैं, और बराबर है किसके 7x के, तो इसको हमने अगर ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी, 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 2 8, अगेन ये 2 और 2 4, और 1 का 1 आ गया, तो 14,805 आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, बराबर है x, और इस 7 को ले आते हैं इसके नीचे, तो कैंसिल कर लेते हैं इसको, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, बचा 1, 1 इधर गया, तो 7 1 ज़ा 7 एंड 3, तो ये हो जाएगा 7 5 ज़ा, सो 2115 क्या आ गया अपना x का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2115, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट जवाब होगा, 2115 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। सो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
तो देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं डेसिमल में करके उसको राउंड ऑफ करके एक नियर बाय वैल्यू मान लेते हैं। जैसे 229.13 लिखा है तो इसको मैं 229 कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0.1 है तो उसको हटा ही सकता हूँ। 229 ये लिखा है 17.12 तो इसको 17 कंसीडर कर सकता हूँ। एंड ये लिखा है इंटू में 7.9 इसको 8 कंसीडर कर सकता हूँ। माइनस में ये लिखा है 546.08 यानी कि 546 ही लिख देते हैं इसको। और डिवाइड में लिखा है 26.04 को मैं 26 ही रहने देता हूँ। तो 17 अट्ठे तो 17 इंटू में 8 करते हैं तो कितना आता है। सो 8 7 ज़ा 56 का 6 5 कैरी 8 1 ज़ा 8 और 5 13 तो 136 यहाँ से आ गया और 229 यहाँ पर है, ठीक है। एंड माइनस में है ये तो इसको काट लेते हैं। 13 दूनी 26 13 चौके 52 बचा कितना 2 2 इधर गया 26 13 दूनी तो 2 से दोबारा काट लेते हैं 21 पर कटेगा, ये हो गया माइनस का 21। तो 229 और 136 ये कितना हो जाएगा। सो 6 और 9 कितना होता है 15 का 5 1 कैरी ये 4 और 2 6 2 और 1 3 है ना। 365 में से 21 को माइनस कर लेते हैं। तो 365 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 344, ठीक है। 344 क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 344। सो आई होप आपको आज का मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। जो एग्ज़ाम का ये जो आपका क्वेश्चन का लेवल था वो आपके DSEU एग्ज़ाम से थोड़ा सा अप था, जिससे कि अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल भी आता है तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर पाएँ, ठीक है। सो आई होप आपने वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।